अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जब स्टार्ट करेंगे पहले हम इसकी पढ़ेंगे थोड़ी सी एनाटॉमी, फिर पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, फिर पढ़ेंगे पैथोलॉजी, फिर थोड़े फार्मा को टच करेंगे और फिर मेडिसिन जितनी भी इसकी डिटेल में ना एक्रोमेगाली, जिजेंटिज्म, वो जो टॉपिक है हम इसमें इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जी एनाटॉमी की। ठीक है, एनाटॉमी में हमारे पास क्या आता है, आपने बताना है कि हमारे हाइपोथैलेमस में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, दैट इज़ आर्कुएट न्यूक्लियस। वो क्या करता है जी, वो हमारे पास क्या बनाता है, वो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन बनाता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बनाता है। वो आगे किधर जाता है हमारा, आपने बताना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा। ठीक है, वहाँ से वो क्या करेगा, सोमैटोट्रॉप सेल को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। ठीक है, सोमैटोट्रॉप सेल को जब एक्टिव करेगा वहाँ से क्या रिलीज़ करवाएगा, हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करवाएगा। बेटा क्या मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि एनाटॉमी में क्या होगा, हमारे पास एक आर्कुएट न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, किधर होता है, ये हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, वहाँ से क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा। ठीक है, वो जाएगा किधर, हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, सोमैटोट्रॉप सेल को क्या करेगा, रिलीज़ करवा, सोमैटोट्रॉप सेल को एक्टिवेट करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कराएगा। ठीक है, ऐसे तो इसकी थी बेटा क्या सिक्रीशन, हमने देख ली कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कैसे होती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब फिजियोलॉजी में हमारे पास क्या क्या इसके अंदर पॉइंट आएंगे, आपने बताना है कि ये हमारी क्या करवाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास हार्मोन होता है जो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है जी, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इसके अंदर ना बेटा एमसीक्यूज आते हैं। अब वो एमसीक्यूज ये आते हैं, वो आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि ये किसके होमोलोगस है, हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन है ये किस हार्मोन के होमोलोगस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये आपकी फर्स्ट एड पर नहीं लिखा हुआ, ये आपके बीआरएस पे लिखा हुआ, तो एक दफ़ा आपने वहाँ से भी ये ज़रूर देखना और नोट भी कर लेना है। आपने बताना है कि ये होमोलोगस है किसके, ये प्रोलैक्टिन के होमोलोगस है। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, आपने बताना है ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन के क्या है जी बेटा, आपने बताना है कि ये उसके होमोलोगस है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपने बताना है, ये आपका एमसीक्यूज आता होता है, ये आपने नहीं भूलना है, इसको मार्क कर लें। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि ये ग्रोथ में हेल्प करता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। होमोलोगस किसके होता है, ये प्रोलैक्टिन के होमोलोगस होता है, और दूसरी किस चीज़ के, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन के क्या होता है, ये होमोलोगस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। ये रिलीज़ तो होता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है हमारी बॉडी में जो क्या करता है, पल्सटाइल फैशन में रिलीज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कौन सा ऐसा हार्मोन है कि जो पल्सटाइल फैशन में रिलीज़ होता है, तो आपने बताना दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन। वो भी हमारे पास कौन सा है जी, ग्रोथ हार्मोन है जो क्या करता है जी, पल्सटाइल फैशन में क्या करता है जी, रिलीज़ होता है। अब पल्सटाइल फैशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मतलब कंटिन्यूसली अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो वो ज़्यादा ही होता जाएगा, कंटिन्यूसली अगर वो कम हो रहा है तो वो कम ही होता जाएगा। ठीक है, कभी ज़्यादा होता है बॉडी में, कभी क्या होता है, कम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं जी, पल्सेटाइल फैशन बोलते हैं। और एग्जामिनर ये आपसे पूछता है ये कौन सा हार्मोन है, आपने बताना ग्रोथ हार्मोन होता है। फिर वो आपसे ये पूछता है कि अब हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो किस वक्त बॉडी में ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं थोड़े से इसके फंक्शंस की तरफ जा रहे हैं डिटेल में, आहिस्ता आहिस्ता। आपने बताना है कि हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है बेटा, वो एक तो स्लीप के वक्त ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने बताना है ड्यूरिंग स्ट्रेस क्या होता है जी, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है जी, पीक पकड़ता है, उस वक्त ये ज़्यादा होता है बॉडी में। ठीक है, उसके अलावा ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज के वक्त भी क्या होता है जी, ये क्या करता है जी, इसकी जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा देखते हैं जी और कौन सी कंडीशन है, ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया के वक्त भी क्या करता है जी, इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है। इसमें से ना एक एमसीक्यूज आपके ना पास्ट पेपर में आया हुआ था। ठीक है, मैं अभी आपको लिखवाता हूँ बेटा वो कौन सा एमसीक्यूज था। क्या मैंने बताया, ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग स्ट्रेस, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिया क्या करता है कि जो इसकी सिक्रीशन है वो क्या होती है जी, पीक पे होती है। अब ये कैसे एक्सरसाइज के वक्त, कैसे हाइपोग्लाइसीमिया के वक्त, कैसे स्ट्रेस स्लीप के वक्त ज़्यादा होता है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिटेल में वो आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। इस वक्त ये क्या करता है बेटा, इसकी जो सिक्रीशन है वो पीक पे होती है। उसके अलावा आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो कम किस वक्त होती है बॉडी में। ठीक है, अब एक बात आपसे वो ये पूछता है, आपने बताना है ड्यूरिंग, आपने बताना है कि प्रेगनेंसी के वक्त। ठीक है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है उस वक्त क्या होता है जी, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बॉडी में कम हो जाती है। उसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया, अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या है जी,
ब्लड शुगर लेवल इसके अंदर क्या जी रेज है, उसके उस वक्त भी क्या होता है आपने बताना इसकी सिक्रीशन बॉडी में कम हो जाएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग हाइपरग्लाइसीमिया। उसके अलावा सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, इटसेल्फ भी क्या करता है कि जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन उसको क्या करता है बेटा कम करता है। क्या मैंने इसके अंदर आपको पॉइंट लिखवाए, मैंने इसके अंदर लिखवाया कि प्रेगनेंसी, हाइपरग्लाइसीमिया और सोमेटोस्टेटिन और सोमेटोमीडियन, ठीक है। सोमेटोमीडियन क्या करता है, ये इटसेल्फ क्या करता है जी इसकी सिक्रीशन को बॉडी में कम करता है। अब ये कैसे करता है मैं भी आपको डिटेल में बताता हूँ। अच्छा जी, अब हमने देख लिया ये क्या करता है कि ग्रोथ हार्मोन कब ज़्यादा होता है बॉडी में, कब क्या करता है जी कम होता है। अब थोड़े से बात कर लेते हैं जी इसकी फंक्शन की। अगर बॉडी में रिलीज़ हो रहा है ग्रोथ हार्मोन तो इसके फंक्शन क्या क्या होंगे हमारे पास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, एनआरई में इसमें से ज़रूर एमसीक्यूज़ आता ही आता है, आपने इसको स्किप नहीं करना। आपने बताना है कि जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन होता है ना, ये डायबेटोजेनिक हार्मोन भी हम इसको बोलते हैं। अब डायबेटोजेनिक हार्मोन क्या होता है, एक बेटा ये काम पता क्या करता है, ये लीवर से ना ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करवाता है, ज़्यादा करवाता है। क्या मैंने बोला कि लीवर से ग्लूकोनियोजेनेसिस को ज़्यादा करवाता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा आपने बताना ये क्या करता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाता है। जब बेटा इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाएगी तो मुझे ये बताओ क्या इंसुलिन काम कर सकेगी अपने रिसेप्टर पे लग के, नहीं कर सकेगी। जब इंसुलिन रिसेप्टर पे सही तरह काम लग के नहीं कर सकेगी तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास ग्रोथ हार्मोन है अगर वो एक्सेस में रिलीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस भी करवा सकता है, सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस भी करवा सकता है। तो आपने बताना है सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस भी करवा सकते हैं। जब अभी हम डिजीज़ पढ़ेंगे ना पैथोलॉजी के अंदर फिर आपको ये सारी बातें ऑलरेडी आती होंगी, ठीक है। इसीलिए आपको आराम आराम से क्या कर रहा हूँ, पहले मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ। क्या मैंने आपको बताया कि डायबेटोजेनिक हार्मोन है हमारे पास, क्या करता है कि ये लीवर से ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाता है और क्या करता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल उसको क्या कर देता है, रेज करवा देता है। अगर तो ये क्या इसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही है तब ये पेशेंट के अंदर क्या करवाता है, सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस भी करवा सकता है। खैर एनीवेज आगे चलते हैं जी, और ये क्या करवाता है वो देख लेते हैं। आपने ये बताना है कि और क्या करवाता है जी, ये लिपोलाइसिस करवाता है, ठीक है। अब लिपोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे फैट और लिपिड है उसकी क्या करवाता है बेटा, ये ब्रेक डाउन करवाता है, ठीक है। क्या करवाता है, लिपिड्स की क्या करवाता है बेटा, ब्रेक डाउन करवाता है, लिपोलाइसिस करवाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं जी, और क्या करवाता है, आपने बताना है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने नहीं भूलना, ठीक है। एथलीट्स भी इसको इसलिए यूज़ करते हैं, जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं एज अ स्टेरॉइड इसको जब वो यूज़ करते हैं वो क्या इसका इंटेक ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन क्या बनाता है, आपका मसल बनाता है, ठीक है। अब वो बाहर से जब ग्रोथ हार्मोन लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी फिजिक बनेगी, ठीक है। जितने भी एथलीट्स हैं वो क्या करते हैं, फिर अगर वो ग्रोथ हार्मोन भी बाहर से ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लेते हैं, ये क्या करता है, मसल्स फॉर्मेशन, मसल बनाता है और लीन बॉडी मैस करता है, ठीक है। क्या करता है जी, लीन बॉडी मैस करता है। ये भी बात आपने इसके अंदर याद रखनी है। प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, लिपोलाइसिस करवाता है, पेशेंट के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी करवाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा ये और क्या करता है, चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन आपने बताना है कि ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का लेवल में बॉडी में लेवल क्या करता है, इंक्रीज़ करवाता है। क्या करता है कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की क्या करता है, प्रोडक्शन को बॉडी में बढ़ा देता है। ये सारा था बेटा इसका क्या फंक्शन जो आपको क्या पता होना चाहिए। उसके अलावा देखते हैं जी, अब अगर इसने इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ा दी तो इसकी वजह से क्या होगा, आपने बताना है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की जब प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, जो कॉन्ड्रोसाइट्स है ना, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अभी बताता हूँ कॉन्ड्रोसाइट क्या करते हैं, ये आपकी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं जी, ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, कॉन्ड्रोसाइट की फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। उसके अलावा और क्या होगा, आपने बताना है कि ये बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को ज़्यादा करेगा, लीन बॉडी मैस कर देगा पेशेंट के अंदर, ठीक है। क्या कर देगा, लीन बॉडी मैस कर देगा। उसके अलावा ये क्या करता है, ये ऑर्गन के साइज़ को भी बढ़ाता है। क्या करता है बेटा, ऑर्गन के भी साइज़ को बढ़ाता है। जितनी ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगी उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, ऑर्गन का साइज़ भी उतना बेटा ज़्यादा होगा। ये सारे थे इसके फंक्शन। कैसे करवाता है, विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करेंगे, ज़्यादा बनेंगे। जब कॉन्ड्रोसाइट ज़्यादा बनेंगे इसकी वजह से क्या होगी, हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है। क्या होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया लीन बॉडी मैस करता है और ऑर्गन के साइज़ को बढ़ाता है। यहाँ तक को बात कुछ चीज़ अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो मेरे से पूछ सकता है। अब आगे चलते हैं किसकी तरफ, अब हम बात करते हैं जी इसकी थोड़ी सी पैथोलॉजी की तरफ बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर कम रिलीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है।
सबसे पहले बात करते हैं जी अकॉर्डिंग टू मेडिसिन अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा की बात करते हैं। किसकी बात करने लगे हैं जी? ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा की। इसका एक एक अकेला अकेला एमसीक्यूज मैं आपको वीडियो बना के भी आपके साथ शेयर करूंगा कि एग्जाम में एमसीक्यूज आता कैसे है। कुछ मेरे अपने भी जो बनाए हुए एमसीक्यूज हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखो बेटा, इसके अंदर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बॉडी में क्या होगा, ज़्यादा होगा। एडिनोमा ना, एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या है हमारे पास, बिनाइन ट्यूमर हो गया। जब एंटीरियर पिट्यूटरी का बिनाइन ट्यूमर हो गया तो सोमेटोट्रॉप्स जो सेल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे हमारे पास, वो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, जब ग्रोथ हार्मोन इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, आपने बताना इस पेशेंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा हो रहा है, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद अब आगे बात करते हैं थोड़े से क्लिनिकल फीचर की, कि अगर किसी पेशेंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में बन रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम देखने, अब क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अच्छा जी, बात करते हैं जी किसकी, क्लिनिकल फीचर की। इसमें से एक एमसीक्यू और लिख लें, वो आपसे पूछता है कि सेकंड मोस्ट कॉमन मैंने आपसे पूछा है कि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ट्यूमर कौन सा होता है, तो आपने बताना दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा होता है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है जी, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर वो आपसे एमसीक्यूज पूछे कि ऐसा मोस्ट कॉमन, अब वो पूछ रहा है, सेकंड नहीं पूछ रहा, अब वो पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोमा हमारे पास कौन सा होता है, दैट इज़ आपने बताना है प्रोलैक्टिनोमा होता है हमारे पास। कौन सा होता है जी, प्रोलैक्टिनोमा। ये दो एमसीक्यूज आपने गलत नहीं करने। क्या मैंने आपको बताया कि सेकंड मोस्ट कॉमन पूछे तो ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा, अगर आपसे मोस्ट कॉमन पूछे तो आपने बताना कौन सा होता है हमारे पास, प्रोलैक्टिनोमा होता है। अब देखिए जी, अभी मैंने आपको ये सारे ऊपर जो फंक्शन लिखवाए हैं, अब आपने इसको ज़्यादा करते जाना है। ठीक है, इसका एक्सेस करते जाना और फिर आपने मुझे बताना है कि इस पेशेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है। अच्छा जी, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अभी बच्चों के अंदर बात करता हूँ कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या क्या करवा सकता है। आपने बताना कि अगर किसी बच्चे के अंदर एक्सेस क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, दैट इज़ जिजेंटिज्म हो सकता है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, क्या हो सकता है इस पेशेंट के अंदर, जिजेंटिज्म हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात, बच्चों के अंदर ज़्यादा हो रहा है, अगर ये चिल्ड्रन के अंदर ज़्यादा हो रहा है, ये ज़रूर आपने एमसीक्यूज़ के अंदर ये चीज़ देखनी है कि उसने एडल्ट का जिक्र किया हुआ है कि चिल्ड्रन का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, बच्चों के अंदर ज़्यादा होगा तो आपने बताना है हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको जिजेंटिज्म बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा अच्छा जी, एक इसके अंदर मैं आपको फिजियोलॉजिकल पॉइंट बताता दूँ क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल के ऐसे करके एक बोन पड़ी हुई है। ठीक है, ये ऐसे करके मैं एक रफ सी बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारे पास ऊपर वाला पॉइंट क्या होता है, हमारे पास ये इसका एपिफिसिस होता है, ये इसका मेटाफिसिस होता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है जी, डायाफिसिस होता है। और नीचे अगेन हमारे पास क्या शुरू हो जाता है, इसका एपिफिसिस बोन का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर तो हमारे पास क्या है, अगर एग्जामिनर पूछे कि एक पेशेंट है हमारे पास, उसके अंदर क्या है जी, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा है, एक बच्चा है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जो उसकी एपिफिजियल प्लेट है ना, ये वाली प्लेट है बोन की, अभी ये क्लोज नहीं हुई। ठीक है, बिफोर द क्लोजर अगर आपको लिख दे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने बताना इसका आंसर क्या होगा, दैट इज़ जिजेंटिज्म होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, इसको आपने स्किप नहीं करना। एक बात, अगर यही एमसीक्यूज में थोड़ा सा और शिफ्ट करूं, अगर मैं ये लिख दूं कि एक मेरे पास क्या है, एडल्ट आया है। ठीक है, एक पेशेंट आया है, उसकी एज मैं लिख दूं कि 20 ईयर्स है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसकी जब मैंने साथ वो आपको बता दे कि जो उसकी एपिफिजियल प्लेट है वो क्या है जी, वो क्लोज है। ठीक है, क्या जी, एपिफिजियल क्लोज है, बट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने बताना इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, एक्रोमेगैली हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आप लोगों ने नहीं भूलने, क्या हो रहा है इस पेशेंट के अंदर, एक्रोमेगैली हो रहा है। अब आपको एक डिफरेंशियल पॉइंट मिल गया बिटवीन द जिजेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली, ये बिफोर द एपिफिजियल, ये बिफोर द क्लोजर ऑफ द एपिफिजियल प्लेट, और ये क्या जी, आफ्टर द क्लोजर ऑफ द एपिफिजियल प्लेट। ये आपको एक डिफरेंशियल पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब कलेक्टिवली हम क्या करते हैं जी, इसके क्लिनिकल फीचर लिख लेते हैं। ठीक है, अब मेन हम अब फोकस करते हैं कि इसको एक्रोमेगैली को ही फोकस करते हैं ना, बाकी आप अगर तो एज कम है तो सारे फीचर उसके अंदर भी डालते जाना। ठीक है, अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल अडल्ट के अंदर हो रहा है तो आपने बताना है कि पेशेंट के अंदर क्या होगा, हेडेक होगा। ठीक है, और हमारे पास दूसरा सिम्टम कौन सा होगा, दैट इज़ स्वेटिंग होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, अगर आपसे पूछे कि एक्रोमेगैली वाले पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन कंप्लेन क्या होती है हमारे पास, तो आपने बताना वो हेडेक और स्वेटिंग होगा। ठीक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऐसा कुछ इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये देखे गए इन पेशेंट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन ये होता है, ये बोन की ग्रोथ करता है। तो बेटा अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी पेशेंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा है और पेशेंट क्या है हमारे पास, एडल्ट है, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है उस पेशेंट के अंदर, तो ये बताओ कि क्या उस पेशेंट के अंदर जो बोन का साइज़ है क्या वो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अगर हम जॉ की बात करें, ठीक है, जॉ वाली बोन की बात करें, ठीक है, जॉ बोन्स की जो बात करें,
अगर उनकी क्या है जी सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, वो बोन का साइज़ अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि इस पेशेंट के अंदर जो जॉ होगा हमारे पास वो प्रोमिनेंट जॉ होगा। ठीक है, अब प्रोमिनेंट जॉ को आप क्या बोलते हो, मेडिकल टर्म के अंदर प्रोगेंसिज्म बोलते हैं हम इसको। ठीक है, प्रोगेंसिज्म बोलते हैं इसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात होगी इसके अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं जी, और कौन कौन सा क्लिनिकल फीचर देखेंगे। अगेन अगर मेरे पास क्या जी ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में रिलीज हो रहा है, तो इसकी वजह से और क्या हो सकता है, क्या इसकी वजह से आपकी जो फ्रंटल बोन है, ठीक है, क्या उसका साइज़ बढ़ेगा। डेफिनेटली इसके अंदर फ्रंटल बोन का साइज़ बढ़ेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि इसकी वजह से फ्रंटल बोसिंग होगी। शाबाश, क्या मैं लिख सकता हूँ इसकी वजह से फ्रंटल बोसिंग होगी। डेफिनेटली जी इसके अंदर फ्रंटल बोसिंग होगी। इसके अलावा क्या मैं लिख सकता हूँ कि इस पेशेंट के अंदर मैक्रोग्लोसिया होगा। अब मैक्रोग्लोसिया क्या होता है, टंग का साइज़ बढ़ जाना। तो ये क्या करवा रही थी, प्रोटीन की सिंथेसिस करवा के ऑर्गन्स का साइज़ बढ़ा नहीं रही थी। तो मैं ये भी बात लिख सकता हूँ क्या करवा रहा है, ये मैक्रोग्लोसिया करवा रहा है पेशेंट के अंदर। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट फीचर होगी। इसके अलावा और ही क्या क्या करवा सकता है, क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये आपके ऑर्गन का साइज़ भी बढ़ा रहा है। शाबाश, क्या मैं लिख सकता हूँ ये आपके ऑर्गन का साइज़ भी बढ़ा रहा है। तो आपने बताना जी ऑर्गन का साइज़ भी बढ़ा रहा है। देखें जी, प्रोटीन सिंथेसिस उसने ज़्यादा की, जब प्रोटीन सिंथेसिस उसने ज़्यादा की तो ऑर्गन का साइज़ भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, जब ऑर्गन का साइज़ इसके अंदर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल हम हार्ट की बात करें, तो क्या ये पेशेंट के अंदर कार्डियोमायोपैथी करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। एक्रोमेगाली वाले पेशेंट के अंदर कार्डियोमायोपैथी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो आपने बताना पेशेंट के अंदर कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं जी और क्या हो सकता है। आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर और क्या हो सकता है जी, विजुअल फील्ड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अब विजुअल फील्ड इफेक्ट क्यों होते हैं, देखिए मैं आपको ये वाली बात बताता हूँ। ये मैंने आपको प्रोलैक्टिनोमा वाले के अंदर भी बताई थी। बेसिक तो आपको ये पता होनी चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। विजुअल फील्ड इफेक्ट इस पेशेंट के अंदर इसलिए होते हैं बेटा, जब एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोमा हुआ पेशेंट के अंदर, ठीक है, अब आप एडिनोमा हो गया उसका, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा हुआ, या उसके पिट्यूटरी का क्या होगा, कोई ना कोई बिनाइन ट्यूमर है, वो क्या किया साइज में बढ़ा। जब वो साइज में बढ़ा तो क्या वो वहाँ से ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस करेगा। डेफिनेटली ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस करेगा। तो जब ये ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस करेगा तो क्या पेशेंट के अंदर विजुअल फील्ड इफेक्ट होगी, पेशेंट के अंदर विजन लॉस हो सकता है। तो डेफिनेटली विजन लॉस हो सकता है। ये प्रोलैक्टिनोमा के अंदर भी हो सकता है, और किसके अंदर हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा। इन शॉर्ट जितने भी हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोमा है, ये क्या करवाते हैं, ये विजुअल फील्ड इफेक्ट करवाते हैं पेशेंट के अंदर, विजन लॉस करवाते हैं। कैसे करवाते हैं पेशेंट के अंदर, ये ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस कर रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये सारे क्लिनिकल फीचर। अब मैं इसको सारे को सम अप कर दूं, मैं लिखता हूँ एक पेशेंट आया, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हेडेक है, सर दर्द कर रहा है पेशेंट का, साथ उस पेशेंट के अंदर क्या हो रही है, स्वेटिंग उसके अंदर ज़्यादा हो रही है, साथ उसके अंदर क्या है कि उसकी वो जॉ बोन थी वो प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट जॉ है हमारे पास इसके अंदर, साथ पेशेंट के अंदर फ्रंटल बोसिंग है, और साथ पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है जी, कार्डियोमायोपैथी हो रहा है, या मैं लिख दूँ उस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है जी, विजुअल डिफेक्ट हो रहा है। बट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने बताना इस पेशेंट के अंदर बेटा क्या हो रहा है, इस पेशेंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा हो रहा है। अगर तो मैं लिख दूँ कि एज उसकी 20+ है, देन इट्स मीन ये हमारे पास क्या जी, ये अडल्ट है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक्रोमेगाली। अगर मैं यही बात लिख दूँ इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है कि इसकी जो ये मैं चिल्ड्रन मेंशन कर दूं, ठीक है, तो इसका आंसर फिर हमारे पास क्या होगा, दैट इज इसके अंदर क्या होगा, आपने बताना है कि जिजेंटिज्म हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही एमसीक्यूज बनते हैं कि बहुत रॉकेट साइंस नहीं होती, बस आपको उसको पिक करना आना चाहिए कि हमने इस पेशेंट ये इस एमसीक्यूज को पिक कैसे करना है। बेटा ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर थे जो आपको पता होने चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं जी इसके डायग्नोसिस की। हमने इस पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी करवानी है कि पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है। देखें जी, सबसे पहले अगर आपसे पूछे जाए आप इनिशियल टेस्ट क्या करवाते हो, आपने बताना है कि हम सीरम के अंदर ना ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का लेवल चेक करवाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का लेवल चेक करवाते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम क्या करेंगे, क्या बेटा मुझे आप लोग ये खुद बताओ, क्या मैं इसके अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करवा सकता हूँ। शाबाश, क्या मैं इस पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करवा सकता हूँ, तो डेफिनेटली करवा सकता हूँ, और मुझे प्रोलैक्टिन का लेवल इसके अंदर क्या मिलेगा, रेज मिलेगा। अब आप मुझे बताएंगे क्यों, बेटा सिंपल सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि इस वजह से इसका प्रोलैक्टिन का लेवल रेज होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में होमोलोगस हैं। ठीक है, मैंने जो आपको पहली लाइन लिखवाई थी स्टार्ट करते हुए, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के होमोलोगस है। एक ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हमारे पास हार्मोन, और दूसरा हमारे पास कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये दोनों एक दूसरे के क्या है जी, ये होमोलोगस है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में ये वाली बात लिखवाई थी। तो क्या मैं इस पेशेंट के अंदर ये टेस्ट करवा सकता हूँ, प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करवाऊंगा, डेफिनेटली चेक करवाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं जी, अच्छा जी, अब क्या मैं इस पेशेंट के अंदर एमआरआई करवा सकता हूँ। अब एमआरआई क्यों करवाऊंगा उसकी रीज़न भी मैं बताता हूँ। बेटा देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोमा हुआ पेशेंट के अंदर, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी का, तो क्या उसको देखने के लिए आप एमआरआई ब्रेन करवाएंगे। शाबाश,
आप ट्यूमर को देखने के लिए एमआरआई ब्रेन करवाएंगे, डेफिनेटली जी हम एमआरआई ब्रेन करवाएंगे इसके अंदर। तो तीसरी इन्वेस्टिगेशन मैंने क्या करवा ली, एमआरआई ब्रेन करवा लिया। चौथी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं जी, देखते हैं चौथे नंबर पर हम क्या करवाएंगे। आपने बताना है कि हम इसके अंदर क्या करवाएंगे, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा करेंगे, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे हम इस पेशेंट के अंदर। अब देखते हैं जी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस अगर टेस्ट करते हैं, इसका मकसद क्या है करवाने का, और हम ये इस पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल चेक क्यों करवा रहे हैं हम। आपने बताना है कि नॉर्मल क्या होता है कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन में ना, अगर किसी को आप बाहर से ग्लूकोज देते हो, ठीक है, बाहर से आपने ग्लूकोज दी, तो सीरम ग्रोथ हार्मोन हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। कितना, 0.5 माइक्रोग्राम पर लीटर क्या होना चाहिए हमारे पास, ग्रोथ हार्मोन का लेवल नीचे आना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल पर्सन के अंदर। लेकिन फॉर एग्जांपल अब हमारे पास नॉर्मल पर्सन नहीं है, हम बात कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोमा की बात कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा की बात कर रहे हैं, एक्रोमेगैली की बात कर रहे हैं। उस केस के अंदर क्या होगा कि अगर बेटा मैं बाहर से उसको क्या दूंगा, ग्लूकोज दूंगा ना, ग्लूकोज देने की वजह से क्या होगा, उस पेशेंट के अंदर जो सीरम हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है वो कम होने की बजाय क्या करेगा, और ज़्यादा हो जाएगा। उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, सीरम उसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करेगा, सप्रेस नहीं करेगा, क्या होगा जी, वो हमारे पास और बढ़ जाएगा उस केस के अंदर। इसीलिए हम क्या करवाते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं। और हमारे पास ये क्या है, मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट है जो एमआरआई के बाद हम ये करवाते होते हैं। ठीक है, एमआरआई से तो हमें पता चल गया ना कि पिट्यूटरी ट्यूमर है इसके अंदर। अब हमने ये देखना है कि ये प्रोलैक्टिनोमा भी तो हो सकता है, ये ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा भी हो सकता है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट हमने कैसे करना है, हम इस पेशेंट के अंदर एमआरआई से ये पता चल गया, हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे इस पेशेंट के अंदर, हमें वो ये बताएगा कि इस पेशेंट के अंदर अब क्या है जी, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा है। ठीक है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं बोलनी। अब आगे बात करते हैं जी किसकी, हम इसकी बात कर लेते हैं जी, ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन भी आपको लिखवाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशन एमसीक्यू ज़्यादा होता है, वो आपने स्किप नहीं करनी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जी किसकी, इसकी हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। देखें जी, अभी अगर मुझे पता चल गया कि इस पेशेंट के अंदर बेटा क्या है, कि इस पेशेंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा है, पता चल गया मुझे, एक्रोमेगैली इस पेशेंट के अंदर है, तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होता है जी, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, तो आपने बताना है इस पेशेंट के अंदर हम क्या करते होते हैं जी, सर्जरी करते होते हैं। और सर्जरी कौन सी करते होते हैं, आपने बताना है ट्रांसफिनाइडल सर्जरी करेंगे। ठीक है, कौन सी करेंगे जी, ट्रांसफिनाइडल सर्जरी इस पेशेंट के अंदर करेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम ये करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है आपके पास, ठीक है, कौन सा जी बेटा, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट हमारे पास कौन सा होता है, आपने बताना है कि अगर सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट की बात करें और सर्जरी के बाद भी पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर हमने उस पेशेंट के अंदर क्या करना है, हमने उस पेशेंट के अंदर पेशेंट को रेडियोथेरेपी पे रखना है, पेशेंट की रेडियोथेरेपी करवानी है। एक इंपॉर्टेंट बात, सेकंड पॉइंट आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर हम क्या देंगे, ऑक्टियोट्राइड देंगे। अब बेसिकली ऑक्टियोट्राइड होता क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सोमेटोस्टेटिन एनालॉग। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग, या आप ये लिख लें, ग्रोथ हार्मोन एनालॉग है। जब आप बाहर से दोगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी अपनी बॉडी का ग्रोथ हार्मोन वो जो बन रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, सुप्रेस हो जाएगा, वो बनना कम हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, इसीलिए हमने पेशेंट को क्या देना है जी, ऑक्टियोट्राइड देना है। ये हमारे पास क्या है जी, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग है। ठीक है, उसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मुझे ये बताओ, क्या मैं इस पेशेंट के अंदर ऐसा ड्रग दूं कि जो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर को काम ही ना करने दे, शाबाश, मैं ऐसा ड्रग भी तो दे सकता हूँ ना जो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर को काम ना करने दे। तो वो हमारे पास कौन सी होती है, आपने बताना है, वो हमारे पास होती है पेग्विसोमेंट होती है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बेटा क्या है जी, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है हमारे पास। ठीक है, इसीलिए अगर हम किसी पेशेंट को आफ्टर द सर्जरी ये देते हैं, ठीक है, डिजीज़ स्टिल उसके सिम्टम अभी परसिस्ट हैं, फिर हम क्या करेंगे, उस पेशेंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे ताकि ग्रोथ हार्मोन अपने रिसेप्टर पर लग के अपना काम ही ना कर सके। ठीक है, इसीलिए हमने इस पेशेंट के अंदर ये देनी है। एट द एंड हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने ग्रोथ हार्मोन को तो कंट्रोल कर लिया, इसके अलावा क्या मैंने आपको शुरू में इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको बताया था, और पहले फिजियोलॉजी के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि प्रोलैक्टिन भी तो इसके एनालॉग है ना, मैंने आपको ये बात बताई है ना। तो क्या मैं बॉडी को प्रोलैक्टिन ऐसा ड्रग दूंगा जो प्रोलैक्टिन के लेवल को भी बॉडी में कम करे, और वो कौन सा है हमारे पास, दैट इज़ ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है, कौन सा होता है हमारे पास, ब्रोमोक्रिप्टिन। और ये कैसे फंक्शन करती है, ये मैंने कंप्लीट आपको प्रोलैक्टिनोमा वाली जो वीडियो कल अपलोड की है, वो मैंने उसके अंदर ये सारी बातें आपको बताई हुई हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट बेटा यहाँ पे नहीं कर रहा। ठीक है,
अच्छा जी, ये तो सारा था हमारा ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं किसकी बेटा, कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या है, एक्रोमेगाली है या ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर हो सकता है। और अगर आपसे पूछी जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ हमारे पास क्या है, क्या मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एक्रोमेगाली हमारे पास क्या है, तो आपने बताना है दैट इज़ हार्ट फेलियर। ठीक है, या आप बताएंगे हार्ट फेलियर, या आप इसको क्या क्या इस पेशेंट के अंदर आप क्या होगा, आपको ऑप्शन में कार्डियोमायोपैथी मिलेगी। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी आपको ऑप्शन में मिलेगी या क्या मिलेगी, आपने बताना हार्ट फेलियर होगा। ये हमारे पास क्या जी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। अब कैसे ये करवाती है, अब मेरे से आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं सर, आपने सर ये तो बता दिया कि हार्ट फेलियर या कार्डियोमायोपैथी की वजह से डेथ हो रही है, अब आप बताइए कैसे करवा रहा है। बेटा जब मैंने आपको फंक्शन लिखवाया तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था क्या करता है जी, प्रोटीन की सिंथेसिस को ज़्यादा करता है। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन यही है ना। तो जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस की फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा करेगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगी उतना ज़्यादा ऑर्गन का साइज़ बढ़ेगा, नहीं शाबाश बताएं जी, उतना ज़्यादा ऑर्गन का साइज़ बढ़ेगा। जितना ज़्यादा ऑर्गन का साइज़ बढ़ेगा तो मुझे ये बताएं क्या ये पेशेंट के अंदर कार्डियोमायोपैथी करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। डेफिनेटली कार्डियोमायोपैथी करवाएगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करवा देगा, पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर करवा देगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपके पास पेपर में पूछा गया, आपने इसको स्किप नहीं करना। पेशेंट के अंदर क्या करवाता है, हार्ट फेलियर करवाता है। उसके अलावा ये पेशेंट के अंदर और क्या करता है जी, ये पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस करवाता है, सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस करवाते हैं। कैसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फिजियोलॉजी के अंदर ये बात लिखवाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है बेटा, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को ज़्यादा करता है। ठीक है, क्या करता है जी, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ज़्यादा करेगा, और क्या करेगा, इंसुलिन के रेजिस्टेंस करवा देगा। तो जब बेटा मुझे ये बताओ कि इंसुलिन की वो रेजिस्टेंस करवा देगा, इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे लग के काम ही नहीं करी, तो क्या बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, डेफिनेटली जी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इस पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, तो आपने बताना इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है जी, डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन लिखवा दी, तीसरी लिखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेशेंट आपने सुना होगा कि एक हमारे पास एक्रोमेगाली का पेशेंट आया, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा का पेशेंट आया, उस पेशेंट के अंदर क्या होता है जी, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, अब कार्पल टनल सिंड्रोम कैसे हो सकता है, बेटा देखो मेरी बात सुनो, अगर ये ऑर्गन का साइज बढ़ा रहा है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का ये भी फंक्शन तो है कि इसने सॉफ्ट टिश्यू के साइज़ को भी बढ़ाना है। ठीक है, उसका एक ये भी फंक्शन है, इसने टेंडन के साइज़ को भी बढ़ाना है। ठीक है, उसका ये भी फंक्शन है, उसने लिगामेंट के साइज़ को बढ़ाना है। ये सारे फंक्शन उसके हैं ना। तो जब मुझे ये बताओ कि ये जो टेंडन्स के दरमियान से जो आपकी गुजरती है, क्या मीडियन नर्व गुजरती है, ये जब उसको कंप्रेस कर देगी, टेंडन का साइज़ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ठीक है, एक टाइम आया उसने मीडियन नर्व को कंप्रेस कर दिया, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये पेशेंट के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम करवाएगा। तो आपने बताना है जी डेफिनेटली एक्रोमेगाली ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा पेशेंट के अंदर क्या करवा सकता है जी, कार्पल टनल सिंड्रोम करवाएगा। कार्पल टनल सिंड्रोम के बेसिक हमारे पास फीचर क्या होते हैं, एग्जामिनर आपको बताता है कि पेशेंट के अंदर क्या होता है कि जो उसकी एक हमारे पास कौन सा होता है जी, इंडेक्स फिंगर। अब इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है, जो पहली फिंगर होती है वो थंब के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी कौन सी, मिडल फिंगर। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास हाफ रिंग फिंगर। ठीक है, कौन सी, हाफ रिंग फिंगर। इसके अंदर पेशेंट को कुछ फील नहीं हो रहा, नो सेंसेशन, सेंसेशन कम है इस पेशेंट के अंदर, बट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो आपने बताना इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है। ठीक है, कौन सी मैंने आपको बताई, थंब बता दिया, फिर मैंने आपको क्या बता दी, इंडेक्स फिंगर बता दी, फिर उसके बाद मैंने आपको मिडल फिंगर बताई, और हाफ हमारे पास क्या होता है जी, रिंग फिंगर होता है। ये मैंने आपको सारी बातें इसके अंदर बता दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होता है जी, कार्पल टनल सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर ये होती हैं, और ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा एक्रोमेगाली क्या करवा रहा है, कार्पल टनल सिंड्रोम करवा रहा है। उसके अलावा देखते हैं जी और क्या हो सकता है, ये पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन भी करवा सकता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, सारी ये कैसे हाइपरटेंशन करवाता है ये ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा या एक्रोमेगाली। बेटा ये हाइपरटेंशन ऐसे करवाता है कि हमारे वेसल पे भी तो स्मूथ मसल पड़े होते हैं ना, पड़े होते हैं कि बेटा नहीं पड़े होते, पड़े होते हैं डेफिनेटली। तो जब हमारे वेसल पे स्मूथ मसल पड़े होते हैं, स्मूथ मसल की क्या करेगा, फॉर्मेशन ज़्यादा कर देगा। ठीक है, जब स्मूथ मसल की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये देखें ऐसे करके मेरे पास क्या पड़े हुए हैं, स्मूथ मसल पड़े हुए हैं। जब इसकी फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ये रास्ता तंग नहीं हो जाएगा। जब ये रास्ता तंग होगा तो मैं ये लिखूंगा कि ये इसके अंदर क्या होगा, जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या करेगी, इसके अंदर इंक्रीज कर देगी। तो जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, रास्ता तंग होगा, ब्लड एकदम स्पीड से यहाँ से गुजरेगा, तो क्या बेटा ये हाइपरटेंशन करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है। तो आपने बताना सर ये हाइपरटेंशन भी करवा सकता है। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, चार मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर फीचर हो गए जो पूछे जाते हैं।
फिर वो एग्जामिनर पूछता है कि ये किस कैंसर के साथ एसोसिएट कर सकता है, करवा सकता है, तो आपने बताना बेटा ये कोलोन कैंसर के साथ एसोसिएट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी आपने नहीं भूलना, ठीक है। ये सारा था बेटा टॉपिक। अब हम क्या करेंगे, इस सारे टॉपिक के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो जो हमने पढ़ा मैं आपको बताऊंगा। ये सारे एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं और पास पेपर में भी वो एमसीक्यूज आए हुए हैं, मॉक के अंदर भी आए हुए हैं, और कुछ मेरे अपने बनाए हुए भी एमसीक्यूज है जो मैं डेली करवाता हूँ। फिर आपको ये सारे एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपके क्या होंगे, फिंगर टिप्स होंगे, कोई एमसीक्यूज आपका गलत नहीं होगा। यहाँ तक कोई बात, कोई चीज़ अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो मेरे से पूछ लें।